जब नीतियों से जानबूझकर कंफ्यूजन नहीं फैलाया जाता, जब कमिटमेंट वाली सरकार चलती है, तब बैंकों से कर्ज लेकर न लौटाने वाली कंपनियों को भी अपनी तिजोरियां खोलनी पड़ती है और देश को उसका पाई पाई वापस देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब व्यवस्था में कंफ्यूजन नहीं, कमिटमेंट वाली सरकार चलती है, पारदर्शिता पर जोर दिया जाता है, तब जनधन बैंक खाते, आधार और मोबाइल जेम जनधन आधार मोबाइल फोन की त्रिविध शक्ति से 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गलत हाथों में जाने से ये रुपये भारत की जनता के बच जाते हैं। जब जनता के बीच कंफ्यूजन नहीं फैलाया जाता, जब कमिटमेंट वाली सरकार चलती है, तब का तब देश का राजकोषीय घाटा कम करने का प्रयास सफल होता है। भाइयों और बहनों, सत्ता के लिए देश को भ्रमित करने वाले, देश से झूठ बोलने वाले न काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और न ही देश को टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने का काम कर सकते हैं। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस लड़ाई का कमिटमेंट लेकर हमारी सरकार चल रही है, उसने किस तरह कट्टर दुश्मनों को भी दोस्त बना दिया है, ये भी देश के 125 करोड़ लोग भली भांति समझते हैं। ये सारा खेल ये देश देखता है, जनता सब कुछ जानती है। पिछले 4 वर्षों में जांच एजेंसियों के द्वारा करीब 3,000 छापे मारे गए। सिर्फ इन छापों से करीब 53,000 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। एजेंसियों द्वारा किए गए 35,000 से ज्यादा सर्वे में 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित आय का भी पता चला है। बेनामी संपत्ति कानून लागू होने के बाद इतने कम समय में 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। सरकार ने देश भर में 20 से अधिक ऐसी टीमें बनाई हैं जो सिर्फ बेनामी संपत्तियों को खंगालने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही जांच की वजह से आज, और मेरे देशवासियों, मैंने आपको वादा किया था आज, वरना ये कल्पना थी अरे बड़ों को तो कुछ होता ही नहीं, छोटे लोग मरते हैं। भाइयों बहनों, आज इस देश में 4 पूर्व मुख्यमंत्री जेलों में है। काले धन के खिलाफ सख्त एसआईटी के गठन से लेकर सख्त कानून बनाने और जांच की वजह से जो हड़कंप मचा है, उससे बहुत लोगों को एक मंच पर ला करके खड़ा कर दिया है। 5,000 करोड़ के घोटाले के आरोप में जमानत पर चल रहे लोग हो या अलग अलग आरोपों
और घोटालों में गिरे हुए लोग हो, ये सारे अब इकट्ठे हो रहे हैं। ये देश को बचाने के लिए नहीं, ये खुद को बचाने के लिए, अपने अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए एक होकर अस्थिरता पैदा करके उसका फायदा उठाने की फिराक में है। जनता सब कुछ जानती है, उनके इस खेल को भली भांति जानती है। भाइयों बहनों, 4 साल पहले देश के सामने जो सवाल थे, जिस तरह का माहौल था, उसे याद करना, बार बार याद करना आवश्यक है। ये याद रखना जरूरी है कि जिस एक परिवार ने 48 ईयर 38 साल देश पर राज किया, उसने देश की कितनी परवाह की। ये याद रखना जरूरी है कि फैमिली फर्स्ट के आगे नतमस्तक कांग्रेस के 48 साल में पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे एक परिवार के लिए सत्ता के सिवाय कुछ नहीं, सत्ता ही सब कुछ रही। कौन भूल सकता है लाखों करोड़ों के घोटालों की वो खबरें, देश विदेश में शर्मिंदगी की वजह बनने वाले वो भ्रष्टाचार के कारनामे। देश के विकास से ज्यादा अपनी और अपनी टोली के विकास के लिए किसी भी हद तक चले जाने की करतूतें, रिमोट कंट्रोल से संचालित एक प्रधानमंत्री और इन सबसे भी ज्यादा कैबिनेट और प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर किए जाने वाले फैसले, और वो भी मंत्रियों को ईमेल पर निर्देश दिए जाते थे। इन लोगों ने मिलकर देश की साख को कहां से कहां पहुंचा दी थी। देश के लोग ये कभी नहीं भूल सकते हैं। क्या ऐसे भारत के लिए महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी थी? सरदार पटेल ने देश का राजनीतिक एकीकरण क्या इसलिए किया था? सुभाष चंद्र बोस ने अपने खून की एक एक बूंद देश पर समर्पित कर दी थी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने क्या एक पिछड़े भारत के लिए, भ्रष्टाचार में डूबी व्यवस्थाओं वाले देश के लिए बलिदान दिया था? नहीं, हरगिज नहीं। अगर कांग्रेस और उसके परिवार ने यह समझा होता तो देश इस स्थिति में कभी नहीं पहुंचता जैसे 2014 से पहले था। गरीब को सिर्फ गरीबी हटाने के नारे दो, मध्यम वर्ग को सिर्फ टूटी फूटी सड़कें, खस्ता हाल स्कूल, अस्पताल, जर्जर यातायात व्यवस्था, यही फैमिली फर्स्ट पार्टी के राज की सच्चाई रही है। भाइयों और बहनों, बुनियादी जरूरत की जितनी भी चीजें थी, गरीब के काम आने वाली जितनी बातें थी, उसकी जिंदगी से जुड़ी थी, वो 70 साल में सिर्फ 50% के आंकड़े पर अटक कर रह गई थी। सारी सहूलियत कुछ राजनीतिक रसूख वालों को या बिचौलियों को ही मिलती थी। गरीब के पास क्या था? कुछ नहीं था।
देश के आधे लोगों के पास गैस कनेक्शन नहीं था। देश के आधे लोगों के पास बिजली कनेक्शन नहीं था। देश के आधे गांव तक सड़कें नहीं थी। देश के आधे से भी अधिक गांव में स्वच्छता, शौचालय, देश की आबादी के ही पास बैंक अकाउंट, सब कुछ आधा, अधूरा, अपूर्ण। ये बचा हुआ आधा समाज कौन था? ये बचा हुआ आधा समाज कौन था? ये समाज था देश का आदिवासी, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित। ये दबा हुआ समाज ही इन व्यवस्थाओं से वंचित था। साथियों, इस आधी अधूरी अपूर्ण व्यवस्था की बड़ी वजह थी वोट बैंक पॉलिटिक्स। जब हम वोट बैंक पॉलिटिक्स ने कैसे देश को बर्बाद किया, इसकी बात करते हैं तो कुछ लोग इसे सिर्फ सांप्रदायिक नजरिए से ही देखते हैं। लेकिन इस वोट बैंक पॉलिटिक्स का मध्यगांव उससे भी ज्यादा गहरा रहा है। कुछ राजनीतिक दलों ने नाप तोलकर ये हिसाब बिठा करके रखा था कि चुनाव जीतने के लिए कितने लोगों का जोड़ तोड़ करना चाहिए, कहां से वोट का पॉकेट बनाए कर रखना चाहिए, और फिर उसी समूह के लिए उसी आधार पर उनकी सरकारें निर्णय करती थी, फायदे पहुंचाती थी। वो सबका साथ, सबका विकास नहीं, सिर्फ अपने वोट बैंक के विकास के लिए काम करते हैं। सरकार में बैठे बाकी लोग, ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग भी फिर इसी आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ सिलेक्टेड लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। इसी स्थिति की वजह से ऐसे राजनीतिक दलों ने कभी नहीं सोचा कि सबके पास शौचालय हो, हर घर में बिजली कनेक्शन हो, हर घर में गैस का चूल्हा हो, हर गांव तक सड़क हो, हर बेघर के पास अपना घर हो। समाज के एक बड़े वर्ग को, गरीब को विकास की मुख्य धारा में लाने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। इस वर्ग के लिए ये राजनीतिक दल योजनाओं का ऐलान करके भूल जाते थे। उत्तर पूर्व भी कभी बड़े वोट बैंक का हिस्सा नहीं बना, इसलिए विकास की मुख्य धारा से हमारा उत्तर पूर्व अलग थलग पड़ा रहा। साथियों, अटकाने, लटकाने, भटकाने वाली कार्य संस्कृति के साथ देश की योजनाओं को पूरा होते होते अगर इसी रफ्तार से ये सरकारों ने काम किया, वैसे ही चला, तो एक शताब्दी के बाद भी हिंदुस्तान का हर नागरिक इन सुविधाओं तक उसको प्राप्त नहीं कर सकता था। आप उदाहरण देखिए, हमारे उड़ीसा की पारादीप ऑयल रिफाइनरी, इसका तो ये गवाह है कांग्रेस सरकारों के कार्य करने का तरीका कैसा रहा। अटल जी की सरकार जब में ये काम शुरू हुआ, ये प्रोजेक्ट अटल जी के समय से हुआ, कांग्रेस सरकारों के दौरान लटकाना, भटकाना। 2014 के बाद हमारी सरकार का प्रयास था कि ओडिशा में पारादीप ऑयल रिफाइनरी के काम में तेजी आई और अब पारादीप विकास का द्वीप बनने की ओर अग्रसर है।
भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार देश की व्यवस्थाओं को ऐसी अनेक अपूर्णताओं से बाहर निकालकर संपूर्णता की ओर ले जाने का काम कर रही है। आज जब 4 वर्ष बाद मैं आपसे और पूरे देश से बात कर रहा हूं, तब मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूं, 4 साल की तपस्या के बाद बता रहा हूं, और मेरे देशवासियों, मेरी ये बात मैं 125 करोड़ देशवासियों के चरणों में समर्पित करके बताता हूं। हमारी सरकार किसी जनपद से नहीं, ये जनमत से चल रही है। भाइयों और बहनों, आज देश के संपूर्ण गांवों तक बिजली पहुंच चुकी है। ये देश के लाखों श्रमिकों के 4 वर्षों के अथक परिश्रम का परिणाम है कि आज देश के उन 18,000 से ज्यादा गांवों में भी बिजली पहुंच चुकी है, जो अब भी 18वीं शताब्दी में उस अंधेरे में जीने के लिए मजबूर थे। अब सौभाग्य योजना के तहत लगभग 4 करोड़ घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है, जिससे हर घर में, गरीब से गरीब के घर में बिजली पहुंचेगी। भाइयों और बहनों, 2014 तक देश में करीब 50% गांवों तक ही सड़क पहुंच पाई थी। इस साल मार्च तक, ये 4 साल की बात बताता हूं, इस साल मार्च तक ये काम 85% से ज्यादा हो चुका है, और अगले साल तक देश के ग्रामीण इलाकों में संपूर्ण रूप से ग्राम सड़क कनेक्टिविटी हो जाएगी। भाइयों और बहनों, 2014 तक देश की 40% जनसंख्या स्वच्छता के दायरे में थी। आज ये प्रतिशत 80 को पार कर चुका है। कहां 4 साल पहले 40 और कहां 4 साल में 80 पहुंचाना। आजादी से लेकर 2014 तक आजादी से लेकर 2014 तक आप विचार कीजिए, मैं 55, 60, 65 साल का हिस्सा बता रहा हूं। 2014 तक देश में लगभग 6 करोड़ शौचालय बने थे, लेकिन बीते 4 साल में 7.5 करोड़ नए शौचालय बनाए गए हैं। और अगले साल जब महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती का पर्व मनाएगा, तब उन्हें संपूर्ण स्वच्छता का उपहार देना, संपूर्ण स्वच्छ होकर उन्हें कार्यांजलि देना, ये मकसद को लेकर के आज हम काम कर रहे हैं। इसी तरह जब देश आजाद हुआ, 13 करोड़